हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 सारणिक, और सारणिक की कर ली थी हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कंप्लीट। तो आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 की। तो आइए देखते हैं क्या है एक्सरसाइज 4.3 में। आइए समझते हैं सारणिक की एक और नई प्रॉपर्टी, जिसमें हमने सारणिक के कुछ स्टार्टिंग के प्रॉपर्टीज पढ़ ली। सारणिक क्या होता है, कैसे उसका मान ज्ञात करते हैं, पढ़ लिया कि सारणिक से कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 4.3, और 4.3 एक्सरसाइज बेसिकली दो चीज़ों पर बेस्ड है। किसी भी सारणिक का उपसारणिक कैसे निकालते हैं और किसी भी सारणिक का सहखंड कैसे निकालते हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अवयवों सारणिक के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना है। बेसिकली पहले के भी दो पार्ट हैं और दूसरे के भी दो पार्ट हैं, और ये जो लाइन है ये पहले और दूसरे दोनों क्वेश्चन के लिए है। तो चलिए अब हमें एक चीज समझ में आ गई बच्चों कि इस एक्सरसाइज में हमें दो चीजें पढ़नी है। किसी भी सारणिक का उपसारणिक क्या होता है और साथ ही में उस सारणिक का सहखंड क्या होता है। बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से चीजों को समझिएगा। देखिए ध्यान से समझना। मैं आपसे कह रहा था, जब मैंने आपको आव्यूह पढ़ाया था, याद कीजिए थोड़ा सा आव्यूह को यहाँ पे रिकॉल करेंगे। जब हमने आपको आव्यूह पढ़ाया था तो हमने कहा था कि 2x2 का अगर कोई आव्यूह है तो उसके अंदर 4 अवयव होंगे, क्योंकि जितनी कोटि को सॉल्व करके वैल्यूज आती है वही अवयव होते हैं। याद कीजिए, मैं आपको सिर्फ आपके आव्यूह के बेसिक से यहाँ पे जो सारणिक है इसी का बेसिक क्लियर कर दूंगा। तो चलिए, तो आव्यूह के अवयव हम कुछ इस प्रकार से कहते थे, भाई पहली पंक्ति पहला अवयव है तो A11, पहली पंक्ति दूसरा अवयव तो A12, दूसरी पंक्ति पहला अवयव है तो A21 और दूसरी पंक्ति दूसरा अवयव है तो A22। इस बात से राजी हैं आप? इस बात को आप जानते हैं? ये चीजें आपकी वही हैं जो पड़ी हुई हैं, आपको पता है ये चीजें? ठीक है, तो इन चीजों से मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं कह दूं कि ये ना आव्यूह नहीं है, आव्यूह की जगह सारणिक है, मतलब हम आव्यूह और सारणिक में क्या डिफरेंस है भाई? आव्यूह के अंदर हम आयताकार बॉक्स के अंदर चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं और सारणिक के अंदर हम मोड के अंदर चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ इतना डिफरेंस आपको पता है। तो हमने क्या कर दिया, इस आव्यूह को किस रूप में बदल लिया, तो आप कहेंगे सारणिक रूप में परिवर्तित कर दिया। तो सारणिक रूप कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, तो आप कहोगे जी हाँ। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर एक सारणिक के अंदर 4 अवयव लिखे हुए हैं, देखना मेरी बात सुनना, मैं इसको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर एक सारणिक के अंदर 4 अवयव लिखे हुए हैं तो पहले अवयव को हम A11 कहेंगे, दूसरे को A12, तीसरे को A21 और चौथे को A22 कहेंगे। इस बात से आप एग्री करते हैं? आपका जवाब होगा हाँ जी, एग्री करते हैं। जैसा हमने 2x2 के आव्यूह में करा था वैसा ही आपने यहाँ पे मैट्रिक्स को क्या कर दिया, डिटरमिनेंट बना दिया। और आप जानते हैं कि पहली एक्सरसाइज में 4.1 में हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपको एक आव्यूह दे रखा है तो उसका आप डिटरमिनेंट बना सकते हैं। ये बहुत आराम से हम जानते हैं। तो हमने इस तरीके से बना दिया। अब देखो ध्यान से, अब अगर ये आव्यूह के 4 अवयव है मेरे भैया, तो मैं अगर आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से समझना, अगर आपसे कहे कोई उपसारणिक, क्या कहे, उपसारणिक, यानी उपसारणिक निकालना है। चलो, अब अगर उपसारणिक की बात होती है तो उपसारणिक प्रत्येक अवयव का होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो सारणिक है इसके अंदर जितने भी अवयव है, प्रत्येक अवयव का अपना उपसारणिक होगा, पहली बात। प्रत्येक अवयव का अपना सहखंड होगा, दूसरी बात। ये दोनों जो चीजें हैं, उपसारणिक और सहखंड, वो किसी पूरे के पूरे सारणिक का नहीं होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर सारणिक के अंदर 4 अवयव हैं तो चारों अवयव का अपना उपसारणिक होगा, चारों ही अवयव का अपना अपना अलग सहखंड होगा। आप इस बात से राजी हैं? तो आप कहोगे हाँ। देखो बेटा, कुछ नहीं है, सीधे सिर्फ चीजों को समझते चलो। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास सारणिक है, सारणिक में 4 अवयव है, तो प्रत्येक अवयव का अपना उपसारणिक होगा, प्रत्येक अवयव का अपना सहखंड होगा। एग्री? आगे बात करें। अच्छा, अगर हमें उपसारणिक की बात करें तो बेटा हम इसको दिखाएंगे MIJ से। ध्यान से सुनना, किससे दिखाएंगे? MIJ से, कैपिटल MIJ से। और अगर हम सहखंड की बात करें तो इसे दिखाएंगे हम कैपिटल AIJ से, कैपिटल AIJ से। अब ये I और J वही है जो आपने आव्यूह में पढ़ा था कि I बोले तो पंक्ति का नंबर और J बोले तो कॉलम का नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ A11 है, यानी पंक्ति भी पहली कॉलम भी पहला, तो बेटा इसका जो उपसारणिक होगा वो होगा M11। ठीक है, ऐसे ही इसका जो होगा वो होगा M12, इसका जो होगा M21, इसका जो होगा M22। आई होप यू गेट द पॉइंट। यानी कि अगर हम A11, A12 अवयव के रूप में देखेंगे तो वो स्मॉल ए लगाएंगे, और अगर हम उसको उपसारणिक में बदल देंगे तो हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप यू गेट द पॉइंट। और अगर मैं आपसे कहूँ कि जी हमें इसको ऐसे लिखना है, अगर हम कहें A11, इसका हमें सहखंड चाहिए, तो क्या होगा? कैपिटल A11। इसका क्या होगा? कैपिटल A12। इसका क्या होगा? कैपिटल A21। इसका क्या होगा? कैपिटल A22।
तो आई होप आप समझ गए होंगे दोनों में क्या अंतर है। देखो उपसारणिक और हम एम से दर्शाएंगे। मैं एक एक चीज बहुत आराम से क्लियर कर रहा हूँ, लेक्चर लंबा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे एक्सरसाइज आज इसी लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। एटलीस्ट 15 या 20 मिनट का लेक्चर खिंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये एक्सरसाइज अगर आप समझ गए तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 बहुत आराम से कर लेंगे, क्योंकि वो इसी पर बेस्ड है। चलिए अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं भाई। उपसारणिक में एम से दर्शाएंगे और सहखंड को कैपिटल ए से दर्शाएंगे। आई होप यू गेट द पॉइंट। अगर आप ये वाली बात समझ गए हैं तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखो बात मसला ये आता है कि भाई ये M11 हमें समझ तो आ गया, चलो एक अवयव है तो स्मॉल a11 और उसका उपसारणिक है तो कैपिटल M11 और उसका सहखंड है तो कैपिटल A11, हमें ये चीज तो समझ आ गई। लेकिन मसला यहाँ फंसता है कि ये M11 और A11 आएगा कैसे। तो देखिए M11 कैसे आएगा। अच्छा M11 आने के लिए अब आप एक तरीका समझिए M11 आने का। देखो M11 आने के लिए ये आएगा इसी से, कैसे M11 का क्या मतलब है। M11 का मतलब अगर आपसे पूछूं तो आप कहोगे जी पहली पंक्ति और पहला कॉलम, यही तो आप कहना चाह रहे हैं, तो आप कहोगे हाँ। अब देखो मैं आपको इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये 2x2 का सारणिक था, ये भी 2x2 का सारणिक है। अगर मैं बात करूं इसमें M11 की, भाई इसमें मैं पहले वाले अवयव का उपसारणिक निकाल रहा हूँ, यानी इस दो का। भाई M11 मतलब पहला अवयव क्या था, तो आप कहोगे 2, तो हमें इस 2 का अगर उपसारणिक चाहिए तो हम उसी को तो M11 कहेंगे ना, 2 के उपसारणिक को। तो 2 का उपसारणिक यानी M11, तो M11 का मान होगा बेटा जिस पंक्ति और जिस कॉलम में ये आया है इसके अलावा कुछ बच रहा है तो वो इसका उपसारणिक होगा। अर्थात ये पहली पंक्ति पहले कॉलम में आ रहा है, पहली पंक्ति छुपा लीजिए, पहला कॉलम छुपा लीजिए, क्या बचा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक ही अवयव बचा जो कि 3, तो ये हो जाएगा पहले अवयव का उपसारणिक। तो M11 का मान कितना आ गया, आप कहोगे 3। अब इसी प्रकार से दूसरा अवयव क्या था -4, तो इसका भी निकालो M12 का मतलब क्या है, अब इसकी पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम छुपाएंगे, तो पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम छुपाते ही एक अवयव बचा जो कि है 0। ऐसे निकालो M21 क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, यानी इस तरीके से छिपेगा तो क्या दिखाई दे रहा है -4, तो M21 हो गया -4। फिर लास्ट M22 चौथे अवयव का उपसारणिक क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम छिपा लीजिए, क्या आ गया, तो आप कहोगे 2 आ गया। इस प्रकार से आपको 2x2 के सारणिक के लिए उपसारणिक मिल जाएंगे। तो समझ गए ना कैसे मिलेंगे M11। चलो अब आपको उपसारणिक निकालना तो आ गया, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब बची बात इसकी सहखंड की, तो सहखंड पे आ जाते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि उपसारणिक होता है MIJ, यहाँ लिख लेता हूं मैं, MIJ उपसारणिक है और सहखंड होता है कैपिटल AIJ। बस इसी चीज को मैं लेके चल रहा हूँ। तो कैपिटल M1 M12 M2 से निकल गया। अगर मैं आपसे कहूँ इसका उपसारणिक लिख के दिखाओ मुझे, तो इसका उपसारणिक क्या आ गया भैया, उपसारणिक क्या आ जाएगा, मोड में M11 M12 M21 M22 लिख करके दिखाओ अच्छे से, तो आप कहोगे जी इसका उपसारणिक आ गया 30 -42। तो ये आ गया बेटा पहले वाले क्वेश्चन के पहले पार्ट का उपसारणिक ये होगा, पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का उपसारणिक ये होगा। चलो अब बात कर लेते हैं इसके सहखंड की। चलो भैया बहुत बढ़िया, सहखंड। अब देखो सहखंड निकालने के लिए यानी कैपिटल AIJ निकालने के लिए एक सूत्र होता है जो होता है -1 की पावर I + J × MIJ। बहुत आराम से याद हो जाएगा, डरना मत इस सूत्र से बिल्कुल भी। अभी बताता हूँ, देखो कैसे उंगलियों पे याद कर लोगे। कैपिटल AIJ बराबर -1 की पावर I + J × MIJ। चलो याद भी नहीं हो रहा है तो एक बात बताओ मुझे, कितने अवयव थे, आपका जवाब होगा 4, A1 A11 A12 A21 A22, ठीक है, 4 अवयव थे, चारों के उपसारणिक आ गए आपके पास, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ पहले वाले अवयव का आपको सहखंड याद करना है, पहला अवयव बोले तो A11 यानी I भी1 J भी 1, तो अगर मुझे पहले का उपसारणिक याद करना है तो यहाँ लिखूंगा A11, आप कहोगे हाँ, इज इक्वल टू -1 की पावर, यहाँ I और J की वैल्यू 1 1 है तो 1 + 1 × M11। M11 का मान कितना था 3, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं 3। अब देखो -1 की पावर, अब यहाँ ध्यान देना बेटे भाई, अगर -1 की पावर यहाँ पे 2 4 6 8 यानी सम अगर चलेगी तो -1 प्लस हो जाएगा। कैसे, -1 अगर की पावर 2 है इसका मतलब -1 गुणा -1 और 2 बार माइनस मतलब प्लस, ये हम जानते हैं। यानी आपको एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि जो भी यहाँ पे जैसे हम A11 निकाल रहे हैं,
अगर इन दोनों को जोड़ करके सम आ रहा है, सम संख्या आ रही है, कोई भी सम संख्या प्राप्त होती है जो कि 2 से डिवाइड है, तो इस -1 की पावर जो है वो प्लस हो जाएगी। अब -1 की पावर प्लस का मतलब क्या है कि उसका मान +1 आएगा। अब +1 का मतलब क्या है बेटा, इस माइनस का कोई औचित्य नहीं रहेगा। यानी आप एक तरीके से समझे तो -1 की पावर 2 यानी कि 1 और 1 की गुणा 3 में करोगे तो क्या आएगा, 3। समझ रहे हो ना मेरी बात को। मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको जैसे और अच्छे से क्लियर करता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ A11 हो गया, A12 निकालो। अब A12, अब ध्यान से देखो, अब क्या होगा, -1 की पावर में 1 + 2 जुड़ेंगे तो 1 + 2 जुड़ करके 3 हो गए होंगे। अब 3 का मतलब है कि यहाँ एक माइनस लगेगा और इंटू M21, M12 कितना है, 0। तो 0 को -2 + 2 कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आएगा, 0। तो बता अगला निकालो A21, -1 की पावर 2 + 1, फिर से ओड आ गया, 2 + 1, इस यहाँ देखो -4। अब देखो ध्यान से, ये मान M11 का ऑलरेडी -4 है, लेकिन -1 की पावर 3 हो गई और -1 की पावर 3 का मतलब होगा माइनस, और इसे एक और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इस प्रकार से ये +4 हो जाएगा। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यानी आप एक चीज, अगर जैसे आप यहाँ, अगर अभी आप बेसिक है, आज तो नॉर्मल क्लास है, बेसिक लेक्चर है, तो आज अगर आप ये चीजें समझ गए ना, तो नेक्स्ट क्लास में फ्लुएंसी इतनी आ जाएगी, आप ये निकालना भी नहीं पड़ेगा। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये सब कुछ करने वाले नहीं है, सिर्फ आज करेंगे। अगली बात करें A22, तो -1 की पावर 2 + 2 या डायरेक्ट फॉलो 4 और इंटू M22 जो कि है 2, तो पावर तो प्लस होगी तो कोई मतलब है ही नहीं। तो इसका सहखंड आ जाएगा, सहखंड कितना आ जाएगा जी, इसका 3042, ये इसका सहखंड आ गया। अब देखो, अगर एक छोटा सा मैं आपको एक रिलेशनशिप बताऊं, तो जो ये अभी अब आ रहे हैं ना इन जगहों पर, ओड जगहों पर, यानी कि ऐसी जगह जिनका जोड़ करके ओड आ रहा है, मतलब विषम आ रहा है, जैसे यहाँ आ रहा है भाई 1 और 2 3, 2 और 1 3, तो इन जगहों के चिन्ह बदलेंगे, बाकी इन दोनों का चिन्ह कहीं चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ इन दोनों का चिन्ह कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बेसिक सी बातें हैं, थोड़ी सी कम यहाँ पे अपना माइंड शार्प करने वाली बातें हैं। तो इसका सेकंड आप करेंगे होमवर्क, ये आप करके दिखाएंगे, खुद से ट्राई करना है। इसका 4 अवयव है, सेम एज इट इज होगा जैसे ये बता रहा हूँ। अब इसमें से मैं ये वाला करा रहा हूँ, ये वाला आपका यहाँ पे भी होमवर्क है। चलिए, अब मैं इतना लंबा चौड़ा सीरियस नहीं समझाने वाला हूँ, सीधे आ जाते हैं इसके उपसारणिक पे। उपसारणिक पे कैसे, M11, पहली पंक्ति छुपाओ, पहला कॉलम छुपाओ। अब देखो 3x3 में क्या दिक्कत होगी, 3x3 में आपको 4 अवयव बचेंगे, पंक्ति और कॉलम छुपाने के बाद भी 4 अवयव बच रहे हैं। तो जैसे आप सारणी का मान प्रसार करते हैं ना, वैसे ही करेंगे। कैसे, पंक्ति छुपाओ, कॉलम छुपाओ, जो 4 अवयव बचेंगे कैसे गुणा करो, 1 की 1 में करो 1, माइनस लगाओ, 0 की 0 में करो 0, तो मतलब आंसर इज -1। M11 निकल गया, M12 पहली पंक्ति दूसरा कॉलम छिपाओ, 0 की 1 में 0 करोगे, 0 की 0 में 0 करोगे, 0 आ गया। M13 आगे करो, पहली पंक्ति छुपाओ, तीसरा कॉलम छिपा लिया, क्या बचा, 0 की 0 में 0, 1 की 0 में 0, ये भी आ गया 0। M21 भैया दूसरी पंक्ति छुपा लो और पहला कॉलम इस तरीके से छुपाओ, क्या बचा, 1 की 0 में 0, 0 की 0 में, ये भी आ गया 0। M22 दूसरी पंक्ति छुपा ली, दूसरा कॉलम छिपा लिया, क्या बचा, 1 की 1 में 1 बचेगा, बाकी 0। M23 दूसरी पंक्ति छुपा ली, तीसरा कॉलम छिपा लिया, 1 की 0 में 0, 0 की 0 में, ये भी आया 0। M31 तीसरी पंक्ति छिपा ली, पहला कॉलम छिपा लिया, 0 की 0 में 0, 1 की 0 में, ये भी आया 0। M32 तीसरी पंक्ति छिपा ली, दूसरा कॉलम छिपा लिया, 1 की 0 में 0, 0 की -0 में 0। 33 तीसरी पंक्ति छिपाओ, तीसरा कॉलम छिपाओ, जो बच्चे उनकी क्रॉस गुणा करो, 1 की 1 में करेंगे 1 आएगा, -0 की 0 में करेंगे 0 आएगा। तो अगर मैं इसके आपसे उपसारणिक की बात करूं, अच्छा काम कर लेते हैं, उपसारणिक से पहले मैं आपसे कहूँ A11 निकाल के दिखाओ, A12 निकाल के दिखाओ, A13 निकाल के दिखाओ, सेम एज इट इज A21 निकालो, A22 निकालते हैं, A23 निकाल लेते हैं, A31, A32 और A33, लगे हाथ A भी निपटा ही लेते हैं। अब देखो मैंने आपसे बताया A का सूत्र होता है -1 की पावर और बाकी मल्टीप्लाई में यही जाता है। तो यानी ऐसी जगह देख लो जहां पे इन दोनों को जोड़ करके विषम आ रहा हो, 1 और 1 सम आएगा, मतलब जो मान है वो एज इट इज आएगा। 1 और 2 1 3 2 1 3 हो गया, विषम आएगा। अगर ये माइनस होता तो प्लस हो जाता, लेकिन ये तो 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 1 4 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 1 3 फर्क पड़ेगा, बट 0 है तो डज नॉट मैटर। 2 और 2 4 कोई दिक्कत नहीं है, 3 2 5
जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 1 4 सम हो गया 0, 3 2 5 माइनस आएगा, लेकिन माइनस जीरो का मतलब जीरो ही रहेगा। 3 3 6 1 का 1 रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसके उपसारणिक की। तो उपसारणिक m वाला होता है, तो अगर उपसारणिक की बात करें तो वो आएगा 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये आ गया इसका उपसारणिक। और इसके सहखंड की बात करें तो सहखंड ए वाला है, क्या है जी, 1 0 0, सेम यही है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस प्रकार से आपका उपसारणिक और सहखंड निकल जाएगा 3x3 के मैट्रिक्स के लिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दूसरी पंक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के बाद आप चौथा और पांचवा खुद से कर लेंगे। दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके आप इसको इस डेल्टा या इस सारणिक का मान ज्ञात करना। देखो दूसरी पंक्ति के अवयव कौन कौन से हैं, तो आपको नजर आएंगे ये अवयव हैं दूसरी पंक्ति के। चलो ठीक है, अगर मैं इनसे आपसे बात करूं इनका क्या निकालना है, तो आप कहेंगे इनका सहखंड निकालना है। चलिए तो पहले एक काम कर लेते हैं, इनका उपसारणिक निकाल लेते हैं। दूसरी पंक्ति के अवयव है तो M21 M22 M23, इन तीनों का उपसारणिक निकलेगा। अब निकालो जरा इन तीनों को उपसारणिक। कैसे निकालेंगे, पंक्ति छुपा लेंगे, कॉलम छिपा लेंगे। 2 की बात करें तो इन दोनों को छिपाएंगे, 3 तिया हो जाएगा 9 और माइनस इधर बात करें तो 8 दूनी 16, तो 9 में से 16 गया तो आंसर इज -7। M22 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम छिपा लो, 5 की गुणा 3 में 5 तिया 15 माइनस लगेगा, उसके बाद 8 की 1 में 15 में से 8 गया तो बचेगा 7 प्लस का, ठीक है, 5 और 2 7, हाँ ठीक है। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम छिपा लो, 5 की 2 में करेंगे तो 10 और -3 की 1 में करेंगे 3, 10 - 3 तो 7 आ जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास M1 M2 M3। इसके साथ हमें क्या निकालना था, सहखंड, तो सहखंड निकाल लेते हैं। A21 क्या होगा और A22 क्या होगा, A23 क्या होगा। अब मुझे आप एक बात बताओ, ध्यान से देख करके बताना। A21 मतलब 2 और 1 3, यानी कि जो भी मान M11 का होगा उसे माइनस कर दो। 2 और 1 3 का मतलब है जो भी ये मान है इसे एक माइनस दे दो, तो -7 का मतलब +7। 2 और 2 4 का मतलब है प्लस, जितना है उतना ही रहेगा। 3 और 2 5 का मतलब है जो ये मान है इसे एक माइनस दे दो, तो माइनस हो गया माइनस के साथ। अब ध्यान से सुनना, हमें एक पंक्ति के सापेक्ष सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो सारणिक का मान डेल्टा, इसका सूत्र होता है बेटा, जोन सी पंक्ति की बात कर रहे हो इसका अवयव, पहला अवयव क्या था A21 इंटू उसी का सहखंड क्या था, कैपिटल A21, ठीक है, प्लस इसका दूसरा अवयव स्मॉल A22 इंटू उसी का सहखंड कैपिटल A22, प्लस इसका तीसरा अवयव A23 इंटू कैपिटल A23। ये सूत्र होता है, कह लो एक फॉर्मूला टाइप का होता है कि अगर आपको किसी पंक्ति या किसी कॉलम के सापेक्ष किसी सारणिक का मान चाहिए तो उसके अवयव की गुणा उसी के सहखंड में कर दीजिए और पूरी पंक्ति में एक काम करके जोड़ दीजिए, आपको मान मिल जाएगा। चलो भाई अवयव का मान बताओ, A21 तो आप कहोगे 2 इंटू उसी का उपसारणिक कितना है तो आप कहोगे 7, प्लस A22 का मान बताओ तो आप कहोगे 0 इंटू उपसारणिक कितना है 7, प्लस A23 का मान 1, इसका उपसारणिक है -7। चलो ये तो हो गया खत्म, 7 दूनी हो गया 14 और 7 में से 1 गया तो -7, यानी सारणिक का मान कितना आ गया, तो आपका जवाब होगा 7। अब ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4, सेम एज इट इज है, बस इसमें क्या करना है, तीसरे स्तंभ के सापेक्ष करना है, यानी इस वाले के सापेक्ष, ठीक है। ये आप खुद से कर लेंगे, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत आसानी से है, कोई ज़्यादा हुआ नहीं है। सेम पहले इसका सहखंड निकालना, फिर उसका उपसारणिक निकालना, फिर सहखंड निकालना और सेम ये वाला फॉर्मूला लगा देना। अब देखो ये क्वेश्चन भी सिर्फ ये कह रहा है कि अगर मान लो ये हमारे अवयव है, यह हमारा कोई उपसारणिक है और इस सारणिक के अवयव जो है AIJ है और सहखंड कैपिटल AIJ है, तो इसका मान के लिए कौन सी कंडीशन सिद्ध होगी। तो मैंने बताया किसी भी पंक्ति के सापेक्ष उसी पंक्ति का अवयव और इनटू उसी का उपसारणिक का मल्टीप्लाई अगर आप करके जोड़ दे तो मान आ जाएगा। देखो यहाँ देखो अवयव है 1 1 और उसका उपसारणिक दे रखा है 3 1, तो नहीं हो सकता, खत्म हो गया। अवयव है 2 1 उपसारणिक कैपिटल A1, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी तो गए। इधर आओ A11 है A11 है, लेकिन यहाँ देखो A12 की जगह 2 1 कर दे तो ये भी नहीं हो सकता, तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। यहाँ भी देख लो A11 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1। तो इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज 4.3 आज कंप्लीट होता है। लेक्चर लंबा हो चुका है आई नो, बट एक ही लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करा दी। और आज के लेक्चर की मेन हाईलाइट है कि आप उपसारणिक और सहखंड निकालना सीख जाएं। अगर आप सीख चुके हैं तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही नए लेक्चर देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।